हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका यूपीएससी की सीरीज़ हम लोग देख रहे थे, जिसमें 15 प्रश्नों का डिस्कशन हुआ था। इसमें टोटल आपका ज्योग्राफी के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये जो 15 प्रश्न या आगे आपको फिजिकल ज्योग्राफी से इसमें ऑलमोस्ट 200 के आसपास प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग रहेगी, फिर इंडियन रहेगा। तो ये टोटल आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम हो गया या हायर का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी हो गया, वहाँ सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई कई प्रश्न आप देखे थे पिछले नेट वाले पेपर में, जो यूपीएससी का 2012 के या 2010 के पहले पेपर हुए थे, जो ऑप्शनल पेपर होते थे, वहाँ से 4 से 5 प्रश्न हूबहू रख दिए गए थे। जैसे आपका आर्द्र बिंदु बस्ती एक दिया गया था, शुष्क बिंदु बस्ती दिया गया था। तो इन सभी से इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए थे, ये यूपीएससी से प्रश्न लेके इसी में हूबहू रख दिए गए थे। ठीक, तो इसलिए ये पूरा जो सॉल्व आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर का ही सॉल्व रहेगा यूपीएससी का। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, इससे काफ़ी कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कल के लेक्चर में कल के नहीं, इसके पहला जो लेक्चर था उसमें यानी फर्स्ट में 15 हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न जो है ये 2016 का जो पीजीटी में पूछा गया था उसी से रिलेटेड है ये आपका प्रश्न। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 1997 में यूपीएससी का प्रश्न आपका पीजीटी में रिपीट करता है। तो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिवाकर, आप देख रहे हैं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपका यदि पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी की तैयारी से के लिए आप अपनी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी की जाँच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस सेट की जानकारी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका नेट का, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी सभी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आगे आपका हायर का भी और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो पाएगा। जैसे ही वो दोनों प्रैक्टिस सेट होंगे अवेलेबल तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, इधर काफ़ी चीज़ें आपसे ये डिस्कस हो गई हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न आप लोगों ने देख लिया था कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी अवस्था जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है, सुसंगत है। तो इसमें आपका देखे थे आपने कि जल की उपस्थिति वहाँ पे, यानी कि बर्फ़ घट के या हिमशीतत जल की उपस्थिति जो है ज़्यादा सुसंगत है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न और आज का पहला प्रश्न है। इसमें दिया गया मानचित्र है, इस पर विचार करना है। अब क्या विचार करना है ये आगे देखिए। यहाँ पे दिया गया मानचित्र में 4 छायित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ की विशेषता तप्त, शुष्क, ग्रीष्म, हल्की और नम शीत और पवनों का मौसमी उत्क्रमण है, अंकित किया गया। यानी मानचित्र में यहाँ पे देखिए 4 प्लेसेस यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। यदि 4 प्लेसेस की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। शुष्क, ग्रीष्म, हल्की और नम शीतित और पवनों का मौसमी उत्क्रमण 1 नंबर पे ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 आपका यहाँ पे है। ठीक, ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि विकल्प में आ जाते हैं। तो 1 नंबर का क्या दिखा रहा है, ये आपका कैलिफोर्निया को प्रदर्शित कर रहा है। कैलिफोर्निया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया घाटी में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो कि गर्मी भी पड़ती है काफ़ी। ठीक, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र जो आपका भूमध्य सागरीय जलवायु, उसकी ये विशेषता भी होती है कि वहाँ पे वर्षा जो है शीत ऋतु में देखने को मिलती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, शुष्क होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि कह रहा है कि कौन सा जो शुष्क, ग्रीष्म, हल्की, नम शीतित और पवनों की मौसमी उत्क्रमण को प्रदर्शित कर रहा है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। तो गर्मी कहाँ पे हो जाएगी, देखिए इधर आएंगे तो ये आपका अर्जेंटीना का ठीक पार्ट हो जाता है, दक्षिणी पार्ट के आसपास ये पड़ जाएगा। इधर आपका दक्षिण अफ्रीका का अपोजिट यानी वेल्ड वाला ये क्षेत्र। तो यहाँ का जो एरिया होगा या यहाँ पे जो स्थिति होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर पे और 4 नंबर, ये सभी क्या लगभग एक ही अक्षांशों के आसपास स्थित है। ठीक, एक ही अक्षांशों का तात्पर्य यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर है, 5 से 10 अक्षांशों का अंतर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि ये सभी क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ पे स्थिति की हम लोग बात करें, प्रश्न यही पूछ रहा है कि जो गर्म, शुष्क, ग्रीष्म ऋतु या सम और आर्द्र शीत को कौन दर्शा रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपका विकल्प ये हो जाएगा, क्योंकि कैलिफोर्निया की घाटी में ये चीज़ें, सारी चीज़ें
देखने को मिलती है। अगला है क्षुद्रग्रहों के बारे में यहाँ पे आपको देखना है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एस्टेरॉइड के बारे में हम लोग बात करें तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं, यानी कि रॉकी डेब्रीज होते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं क्या करते हैं, जो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे मान लीजिए आपका आंतरिक ग्रह हो गया, ये बाह्य ग्रह हो गया, इनके बीच जो ग्रहों का छल्ला पाया जाता है, ठीक, या छोटे छोटे जो चट्टानी खगोल पिंड होते हैं उसका समूह होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये। ठीक, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट, तो 1 नंबर तो सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अधिकांश छोटे ग्रह, अधिकांश क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, छोटे होते हैं, किंतु कुछ व्यास कुछ का 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है। जैसे अभी आपने प्लूटो का नाम लिया था, प्लूटो जो कि 9वां ग्रह था जिसे हटा दिया गया, चूँकि ये इसे अब जो है ग्रह के बजाय इसे क्षुद्र ग्रहों में यानी एस्टेरॉइड्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है। किसको, प्लेटो को, प्लेटो यानी कि यम जिसे कहते थे, प्लूटो या यम ग्रह। ठीक, तो दूसरा भी आपका राइट हो गया। तीसरा देखिए, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच हैं, जबकि शनि के नहीं। देखिए यहाँ तक आपका क्या है, शुरू में होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक, उसके बाद आपका बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक, लास्ट में वरुण। तो ये मंगल हो गया, ये बृहस्पति हो गया, इनके बीच आपका एस्टेरॉइड होंगे, तो 3 नंबर तो गलत हो गया। विकल्प आइए देखते हैं। देखिए जिसमें 3 नहीं वही सही हो जाएगा। ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये आपका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है आपका, दिए गए मानचित्र में ABCD नदियों को सूचित किया गया है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है इसमें दी गई है नाम सम्मिलित है। दिए गए कोड का सही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है आपका A, B और C, D अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं A यहाँ पे दिया है, B ये नदी है, C ये नदी है और D ये नदी है। और इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी नदी किस पे है, यानी कहाँ पे किसका बहाव है। ठीक, तो 1 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यानी A का संबंध किससे हो जाएगा, ये जो है ये नदी का नाम कौन सा हो जाएगा, ये यूकान नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। ठीक, यहीं पे आपका यूकान का पठार भी है, तो यूकान नदी हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया A का 5, यहाँ पे देखते चलिए A का 5। उसके बाद B में कौन सी नदी प्रदर्शित करती है B को, तो B में यहाँ पे चूँकि मैकेंजी पर्वत आप जानते हैं, तो या इसी वजह से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैकेंजी नदी हो जाएगी। B का जो है क्या हो जाएगा, मैकेंजी यानी 3। C में आ जाइए। ठीक, C में आप जानते हैं यहाँ पे झीलें हैं जो, ठीक, 5 बृहद जो झीलें हैं इनमें आपका एक नदी यहाँ पे है सेंट लॉरेंस, तो यहाँ पे C जो है 1 हो जाएगा। C का आपका 1 हो गया। D में देखते हैं। ठीक, D में आ जाइए, ये आपका दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपका अमेजन तो होगा नहीं, अमेजन यहाँ तक पूरी बड़ी है, जबकि होगा क्या, यहाँ पे देखिए ओरनिको एंजल जलप्रपात जो है, ठीक, यहीं पे है इसी के पास। तो ये आपका D जो है ओरनिको हो जाएगा, D यानी कि 2। तो 5 3 1 2 कौन सा विकल्प मिल रहा है, यहाँ पे देखिए आप 5 3 1 2 यानी सेकेंड इज राइट। ठीक, तो B जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखिए हम लोग 19 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है। चलिए आसान सा, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे आपका क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद आप आते हैं समताप मंडल होता है, फिर आपका कौन सा होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आपका आयन मंडल होता है, फिर आपका बहिर्मंडल होता है। अभी उसी हिसाब से देखिए कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं। क्षोभ मंडल का आप जानते हैं कि धरातल पे इसकी ऊंचाई लगभग 16 से 18 मानी जाती है भूमध्य रेखा पर, लेकिन ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, जबकि समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर तक फैला पाया जाता है। यहीं आयन मंडल की ऊंचाई जो 80 किलोमीटर के आसपास देखी जाती है। ठीक, तो राइट आंसर आपका C हो गया। आगे देखिए,
दिया है कि बेला संगमी यानी एस्चुराइज में एक रंजित डायक्नोफ्लैजेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज यानी ब्लूम होते हैं। ये ब्लूम्स यानी पुष्पपुंज क्या कहे जाते हैं? ठीक, जो एस्चुअरी होती हैं बेला संगमी या जो तट के नज़दीक की, दिया है कि पुष्पपुंज डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय यानी अचानक वृद्धि वाले जो ब्लूम्स होते हैं, इन ब्लूम्स को क्या बोला जाता है? रेड ज्वार, सागर ज्वार, काला ज्वार या सागर पुष्प। तो इन ब्लूम्स को बोलते हैं लाल ज्वार। तो चूँकि ये एस्चुअरी यानी बेला संगमी के रंजित यानी कि एस्चुअरी के पास मिलने वाले विशेष प्रकार के फूल होते हैं। ये फूल पिगमेंटेड होते हैं किसके द्वारा? डायोफ्लैगलेट के द्वारा। जब जल में काई का ज़्यादा संकेंद्रण हो जाता है तो यह क्या होता है? यह पर्पल या गुलाबी रंग के दिखाई देने लगते हैं, तो इसीलिए इसे लाल ज्वार कहा जाता है। यानी उस समय जो ज्वार आएगा तो नदियों का जो जल कैसा दिखेगा? फूलों की वजह से क्या होगा? ये रेड कलर का दिखेगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लाल ज्वार। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि जलवायु दशाओं पर उत्तरी गोलार्ध में जो दिया गया है, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पे विचार करना है। अब देखिए क्या विचार करना है ये भी देखते हैं। चलिए, एक तरफ आपका मंथ दिया गया है, टेम्परेचर है और वर्षा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनके पाए जाने की सर्वाधिक संभावना कहाँ पे है? ठीक, यानी कि जो ये आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखाए गए हैं, ठीक, चाहे आपका इधर देखिए ये मंथ दिया गया जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका रेनफॉल है। इसमें जो दिखाया गया है कि इस प्रकार की जो जलवायविक यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस कहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक, तो यदि इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम लोग बात करें तो इनका जो तापमान या औसत वर्षा है कहाँ पे कितना होता है? 3 प्रकार की प्राकृतिक, भूमध्य रेखा की प्राकृतिक। तो जो भूमध्य रेखा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक, 100 के आसपास कम से कम। उस प्रकार के मरुस्थल के प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर देखिए कितना दिया है? अधिकतम जो है 27 दिया है। तो यानी कि उष्णकटिबंध में तो अधिकतम 27 होगा नहीं। तो ये दोनों रंग हो गए। मानसून प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में तो जो मानसूनी जलवायु होती है वहाँ पे भी वर्षा कम से कम, यदि हम लोग देखें कि जून जुलाई की बात करें, यहाँ पे देखिए 14.5 या 17.5 सेंटीमीटर वर्षा दिया है, जबकि वर्षा क्या होती है? इससे ज़्यादा होती है मानसूनी जलवायु में। ठीक, तो तीनों विकल्प यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सभी रंग हो गए ये। ठीक, बचा आपका 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र। जो चीन की क्लाइमेटिक कंडीशंस है यदि इसको हम लोग बात करें तो लगभग इस हद तक, एक हद तक जो विकल्प दिया गया उसमें ज़्यादा सटीक जो बैठ रहा है वह 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र हैं। ठीक, अगला देखिए 22 नंबर का प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है कि मिलान करना है और विशेष ग्रह वाले लक्षण भी दिए गए हैं, विशेष लक्षण वाले ग्रह हैं, सॉरी। तो विशेष लक्षण कौन? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे बोला जाता है? प्लूटो, जो अब ये बाहर हो चुका है, चूँकि ये प्रश्न पहले बनाया गया है और प्लूटो जो है बाद में अभी आपका बाहर किया गया ग्रहों की श्रेणी से। तो सबसे छोटा प्लूटो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र है। सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है? तो बुध है। ठीक, तो जो विकल्प यहाँ पे आपका मिल जाएगा वह विकल्प हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी कि डी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 भौतिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। 1999 में पूछा गया IAS का सवाल है ये। चलिए यहाँ पे यानी कि मैपिंग से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं UPSC में। तो यहाँ पे आप लोग जनरली मैपिंग का सारी चीज़ें आपको पता ही है, बेसिकली ये चीज़ें हमने कराया भी है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे आपका दिख रहा है एंडीज। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एंडीज पर्वतमाला हो गई। 2 नंबर पे देखा जाए तो 2 नंबर पे जो आपका दिया गया है ये आपका ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, तो यानी ब्राज़ीलियन शील्ड हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे ये वाला जो पार्ट है ये गुयाना की उच्च भूमि है। ठीक,
चौथे नंबर पे जो है ये ब्राज़ील की अमेजन की उच्च भूमि है या अमेजन बेसिन है। तो इस आधार पे आपका विकल्प ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 24 में कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से शेष प्रकारकों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश किसमें पाया जाता है। चलिए आसान प्रश्न है। सर्वाधिक कार्बन अंश किसमें मिलता है, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर पीट में। ठीक, तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा है, वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में जो कोयले की मात्रा होती है ये लगभग 90% से एबव होती है। ठीक, आगे देखिए, निम्न विद्वान में से किस एक ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत भी आपको याद होने चाहिए। किसने जो है गैसीय संकल्पना दी है या गैसों और कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति का विचार किया है। ठीक, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में गैसों और कणों की बात करें तो ये परिकल्पना किसने दी थी, उल्का पिंड की या धूल कणों की गैसों से मिलकर हुई है, तो ये ऑटो स्मिथ ने दिया था। ठीक, अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है ये ऑटो स्मिथ की है। तो इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल के कणों से मिलकर बताया, जबकि जो प्रोफेसर हाइल महोदय हैं इन्होंने जो नौ तारा परिकल्पना है उसकी बात कही। और जीन जेफरीज ने क्या बोला, जीन जेफरीज ने जो है ज्वारीय परिकल्पना की बात की। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं में से कौन सा एक युग में सही दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए महासागरीय धाराएं ये दिखाई गई हैं, यानी जो आप महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं अलग अलग महासागरों की, तो यहाँ से आसानी से ये कर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इधर से जो आ रही कौन सी है ये आपका, और इधर से कौन सी है, इधर देखिए बेंगुएला है, यहाँ पे आपका गिनी की खाड़ी हो जाता है तो इसीलिए इसे गिनी की धारा भी कहते हैं। तो बेंगुएला और गिनी। ठीक, कनारी यहाँ पे नहीं चलती है, और इसी को पेरू या हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। लेकिन पेरू और हम्बोल्ट की धारा कहाँ पे प्रवाहित होती है, वो पेरू के निकट बहती है। ठीक, ये आपका पेरू के पास बहती है, जबकि ये कहाँ पे दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे गिनी है, गिनी या बिसाऊ। ठीक, तो बेंगुएला और गिनी हो गया। अगला देखिए, चक्रवात में दिए गए रेखा चित्र में ABCD अंकित किए गए हैं। भारी मूसलाधार जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेजेस दिखाए गए हैं। यहाँ पे 27 नंबर है। ठीक, दिया है कि यहाँ पे देखिए जो पूछ रहा है आपसे प्रश्न कि मूसलाधार वर्षा कहाँ पे होगी, किस स्थिति में होगी। तो मूसलाधार वर्षा जो है ये जो आपका डी मिल रहा है, यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिलेगी। ठीक, क्योंकि उष्णवताग्र ए के आने से गर्म हवा जो है धीरे धीरे गर्म हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी और मंद गति से वर्षा होगी। इसके बाद बी वाले के आसपास यदि आ जाया जाए, यहाँ पे देखिए बी जो आगमन होगा, तो इसके बाद जो है डी यहाँ पे आने के बाद वर्षा क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक, यहाँ पे आने के बाद वर्षा रुक जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि आकाश साफ हो जाएगा। लेकिन डी की स्थिति जो होगी, डी जो है आपका क्या है, ये शीत वाताग्र को बता रहा है। तो डी जो है शीत वाताग्र जब आएगा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा और हवा क्या होगी, तेज़ी से ऊपर उठने लगेगी। और तेज़ी से ऊपर उठने के बाद जो है मूसलाधार वर्षा यहाँ पे होगी। तो इसके बाद सी जो वृत्तांत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी वाला एरिया। ठीक, तो सी पर क्या होगा, ये आकाश जो है साफ दिखाई देगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे जो आपका डी वाला पार्ट है, यहाँ ज़्यादातर वर्षा देखने को मिलेगी मूसलाधार। अगला देखिए, ये भी आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, टेम्परेचर है, वर्षा है, और इसमें भी पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कहाँ पे जलवायु इस तरह की देखी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विकल्प में यदि देखा जाए तो यह आपका पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपको पढ़ाया भी गया है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या टेम्परेचर कितना होता है, अधिकतम कहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक, भूमध्य सागरीय का हमने बता दिया। 29 में देखिए दिखाई गई रेखा चित्र में एक समुद्र में ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। ठीक, यानी कि अभी देखिए आपका ज्वार की ऊंचाई की बात कर रहा है कि यदि यहाँ पे देखिए किस स्थिति में ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो M4 जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए M1 M2 M4। ठीक, M4 द्वारा उच्च ज्वार की स्थिति को दिखाया गया है, क्योंकि इस स्थिति में पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य तीनों क्या होंगे,
एक सीध में। ये देखिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, ये क्या है एक सीध में है। अब आप कहेंगे कि सर M2 पे क्यों नहीं, क्योंकि M2 देखिए यहाँ से इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा है। और जब ये गोले में दिखाया जाता है, चूँकि ये आपको 3D में नहीं यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता, तो 3D में जब आप देखेंगे तो ये बैक में चला जाएगा, ये फ्रंट पे आएगा M4, ठीक। इसीलिए यहाँ पे आपका M4 की स्थिति जो है उच्च ज्वार की स्थिति है। और आज का जो प्रश्न है ये लास्ट प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। इमारती लकड़ी है और देश है, ठीक। तो जो देवदार है ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो देवदार जो है कनाडा। डगलस फर कहाँ पे पाए जाते हैं, फर आपके मैक्सिको में। महोगनी ये आपका होंडुरास हो गया। सागौन जो है कहाँ पे ज़्यादातर, ये म्यांमार, जो विकल्प में दिया गया है, ठीक। तो इस आधार पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे जो है 15 MCQ आपके लिए लाएंगे, और ये पूरा सतत आपका चलेगा। बीच बीच में आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, जो लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पे लगभग 100 से 150 प्रश्नों को हम लोग लाइव सॉल्व करने वाले हैं पूरा ज्योग्राफी से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।